हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम 2016 का बोर्ड पेपर हल करेंगे। कुछ सवाल आज करेंगे, कुछ अगली वीडियो में करेंगे। तो पिछले जो बोर्ड पेपर हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनमें से लगभग 30% सवाल रिपीट होते हैं। तो आइए हम आज का 2016 का बोर्ड पेपर शुरू करते हैं, जिसमें पहला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने 375 और उन्होंने दिया हुआ है 375 और 675 का HCF निकालना है। किससे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। HCF निकालना है। आइए हम इसका HCF ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि दोबारा। तो 375 का गुणनखंड करेंगे और 675 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 375 का गुणनखंड कर रहे हैं हम। 2 का भाग ना इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा, तो इसमें किसका भाग जाएगा? हम 3 का भाग चेक करते हैं। तो 3 के भाग के लिए संख्या के अंकों को जोड़ना होता है, योग करना होता है। 5 और 7 12 और 3 15, मतलब इसमें 3 का जाएगा, 3 5 15। इसका मतलब यहाँ फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा और फिर 5 का जाएगा। यहाँ अब किसका जाएगा? 5 और 7 12 और 6 18, 3 का जाएगा। 3 दूनी 6 होते हैं, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 3 का जा रहा है, 3 7 21 और 3 5 15। अब फिर 3 का जा रहा है, 25 3 75, फिर 5 का जाएगा और फिर 5 का। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए दोनों संख्याओं के। अब इसका HCF निकालना है। तो हम देखेंगे कि 375 के जो गुणनखंड हैं, 375 के जो गुणनखंड है वो इस प्रकार से आए हैं हमारे पास। 375 बराबर 3 × 5 × 5 × 5, और 675 के क्या आए हैं इस प्रकार से 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो हम HCF होता है गुणनखंड में जो कॉमन अंक है। तो अतः HCF क्या आ जाएगा इस सवाल का? गुणनखंड में कॉमन अंक क्या है? 3 कॉमन है एक तो, और एक क्या कॉमन है? आप देखिए 5 एक बार फिर 5। तो 3 × 5 × 5, 5 5 25, 25 3 75। तो HCF क्या आ गया हमारा? 75 आ गया। तो फर्स्ट सवाल 2016 वर्ष का है, बहुत ही अच्छा सवाल है, 1 नंबर का। दूसरा सवाल है अपना AP -17 -12 -7 का 11वां पद निकालना है। तो जैसे कि हमने इसका 11वां पद निकालना है, तो सबसे पहले हमें प्रथम पद पता होना चाहिए इसका। तो प्रथम पद क्या है हमारे पास? प्रथम पद A का मान है -17, फिर D का मान सारवंतर है A2 - A1, मतलब -12 -17, A2 - A1। तो -12 + 17 मतलब D क्या आ गया? 5 आ गया। अब हमने 11वां पद निकालना है। तो आपको पता है, क्योंकि हमने 11वां पद निकालना है, 11वां पद मतलब A11 का मान निकालना है। तो 11वें पद के लिए हम सूत्र सीधा लगा सकते हैं, A + 10D। तो A का मान हमारे पास -17 है, प्लस 10 × D का मान हमारे पास 5 है, और इस प्रकार से -17 + 10 5 50, घटाव करेंगे तो 33। तो इस प्रकार से 11वां पद क्या आ जाएगा? 33 आ जाएगा। अब हम एक और सवाल करते, जैसे हमारा तीसरा सवाल है, इसमें कोस A 12/13 दिया हुआ है। तो कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल सकते हैं। यदि हमें देखें कोस A दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए लाल बटे कक्का। तो पहला मान साइन, दूसरा किसका होगा? कोस का। तो कोस का दूसरा मान है आधार और कर्ण। कर्ण 90 के सामने होता है, आधार कोण के साथ में, जो कोण यहाँ A है तो A के साथ वाली भुजा आधार हो जाएगी, मतलब ये हो गया आधार। आधार इसमें है 12, कर्ण इसमें है 13। तो हमें लंब ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हम क्या करेंगे? कर्ण की स्क्वायर मतलब 90 के सामने AC कर्ण है, बराबर
लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो करण हमारा क्या है 13, 13 की स्क्वायर बराबर 12 की स्क्वायर प्लस BC आधार की स्क्वायर। अब हम इसको पक्षांतरण करते हैं तो सीधा देखें 13 की स्क्वायर 169 होगी, 13 इंटू 13 करेंगे तो 12 की स्क्वायर सीधा पक्षांतरण कर रहे हैं हम यहाँ पे, 12 की स्क्वायर 144, यहाँ 144 प्लस के इधर किसके हो जाएंगे माइनस के, BC की स्क्वायर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास आ गया ये 169 में से 144, 5 2 25, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा रूट। BC का मान मतलब या हम कह दें BC बराबर क्या आ जाएगा 5, BC का मान 5 आ गया, तो BC का मान हमारे पास 5 है। अब हम कोई सा भी मान निकाल सकते हैं, मान लो हमने 10 निकालना है, 10A का निकालना है, तो यहाँ देखें पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा tan। tan होता है लंब बटा आधार, tan होता है लंब बटा आधार, तो tan लंब बटा आधार है। लंब यहाँ पे देखो कौन कौन सा है A, तो A के सामने की भुजा लंब होगी, जो कोण इसके साथ होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी लंब। तो सामने 5 है तो 5 क्या हो गया BC क्या हो गया लंब बटा में आधार, तो कोण के साथ वाली भुजा आधार, तो 5/12 tan का आ जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल सकते हैं। यदि हमें त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो लाल बटा कक्का से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। ये हमारे 2016 का तीसरा सवाल था। जैसे चौथा सवाल है हमारा, चौथे सवाल में tan को sec में बदलना है त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो सबसे पहले तो हम यहाँ tan लिखेंगे, tan A। तो tan से कितने मान बन रहे हैं हमारे पास, एक तो हो गया tan से 1/कोट, एक मान तो ये हो गया। दूसरा tan से कौन सा मान बनता है हम बनाते हैं, दूसरा मान हो जाएगा tan बराबर रूट में sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा दूसरा मान। तो tan से sec कहाँ बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, यहाँ बन रहा है tan से sec, तो tan को हम sec में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम tan को sec में बदल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हम बदल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से करना है सवाल को। जैसे पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उनको हल करना मतलब लगभग आपके 30% क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, तो उनको अच्छे से हल कर लें आप। इसीलिए आपको पिछले वर्षों के आप अपनी जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में आपको धीरे धीरे कई दिनों में आपको लगभग पिछले वर्षों के 8-10 सालों के पेपर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम नंबर 2 पेपर कर रहे हैं, 2016 का पेपर कर रहे हैं। तो आइए हम पांचवा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो लगभग पूछा जाता है। तो इस सवाल में 2 त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, दिया हुआ है कि 2 त्रिभुज समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल का भी अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हमें पता है क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ये दिया है हमें पता है। तो जब कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूप होते हैं और उनके साथ साथ उसके क्षेत्रफल की भी बात होती है। जब कोई 2 त्रिभुज समरूप होते हैं साथ में क्षेत्रफल की भी बात होती है, तब उसमें सूत्र लागू हो जाता है कि एरिया ABC दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात एरिया PQR बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये सूत्र लागू हो जाता है। यदि ये कोई 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि अब क्षेत्रफल तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 16/81 बराबर भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो बराबर में भुजाएं आ गई। सिर्फ हमें सूत्र प्रमेय याद है, प्रमेय मतलब नियम याद है कि जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं और क्षेत्रफल की बात ही हो रही है यहाँ पे, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो सूत्र याद है, हमने लगा दिया, प्रमेय याद थी हमें। तो प्रमेय हमें इसलिए कहते हैं कि प्रमेय टॉपिक हम करेंगे तो अच्छे से करना है आपने।
तो हमने लगाया तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमने रख दिया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। मतलब 16/81 बराबर स्क्वायर हट गया। वर्गमूल लेने पर स्क्वायर हटता है, ध्यान रहे। 16 का वर्गमूल 4 है और 81 का 9 है। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। ये हमारा 5वां सवाल था। जैसे हमारा छठा सवाल है। छठे सवाल में एक आकृति दी हुई है, आकृति हमने बना ली है दोबारा। तो आकृति में क्यू कोण 70 डिग्री है, तो ओ कोण ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ लिखा है पी ओ क्यू, तो ओ कोण ज्ञात करना है। तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त की, यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या पर, वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसलिए कोण P बराबर कोण R दोनों ही कितने कितने डिग्री के हैं, 90-90 डिग्री के। तो इसका मतलब, क्योंकि आमने सामने के कोण, किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, तो या हम यूँ कह सकते हैं कि कोण P प्लस कोण R बराबर हो जाएगा 180। क्यों हो जाएगा, क्योंकि R भी 90 है और P भी 90 है। और जब किसी चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, संपूरक होता है, तब वह कौन सा चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज। तो PORQ चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। तो अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो बाकी दो कोणों का भी योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब कोण POQ प्लस कोण Q बराबर क्या है, 180 डिग्री। इसमें से Q दिया हुआ है, तो POQ प्लस Q का मान 70 दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया POQ बराबर आ जाएगा 180 माइनस 70। तो इसका मतलब ये आ गया 110 डिग्री। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करेंगे। आइए हम एक और सवाल करते हैं। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और केंद्र से दूरी 9 सेंटीमीटर है। मतलब ये आकृति बनेगी, त्रिज्या 5 है और केंद्र से दूरी है 9 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला है कि केंद्र से दूरी 9 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 है, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो कितनी स्पर्श रेखा, ये उन्होंने पूछा है, कितनी स्पर्श रेखा। तो आपको पता है कि वृत्त के बाहर जो बिंदु होता है उससे वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। ध्यान दें आप, 2 स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, 2 स्पर्श रेखाएं। वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। 8वां सवाल है हमारा। 8वें सवाल में वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है उन्होंने। क्षेत्रफल कितना है, 616। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616। पाई का मान 22/7 इंटू आर ज्ञात करनी है उन्होंने बोला है। तो हम पक्षांतरण करेंगे, तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर 616 इंटू 7/22। बटा में क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 का हम 616 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि आर स्क्वायर बराबर ये आ गया 28 इंटू 7। मतलब आर की स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। 28 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ये गुणनखंड आएंगे 28 के। ये 7 हमारे पास है। देखिए आप, 7 दूनी 14, 14 दूना 28। तो 2 का भी जोड़ा बन गया और 7 का भी जोड़ा बन गया। तो इसका मतलब त्रिज्या आ गई 2 इंटू 7। मतलब त्रिज्या क्या आ गई, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। जैसे कि 9वां सवाल है। 9वें सवाल में उन्होंने दिया हुआ है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण 250 डिग्री है। तो सबसे पहले पूरे वृत्त में कितने डिग्री कोण होता है, 360। वृत्त का कोण बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। उसमें से देखें आप, दीर्घ त्रिज्याखंड है एक, और दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण दिया हुआ है 250। ये बच गया लघु, ये हमारा लघु त्रिज्याखंड है। तो दीर्घ का 250 है तो लघु का क्या होगा। तो लघु का कोण हम कैसे निकालेंगे, लघु का कोण कैसे निकालेंगे, पूरे वृत्त का कितने डिग्री है, 360
माइनस दीर्घ का कितना है 250, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0, 1 और 1, मतलब क्या आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। तो लघु का कोण आ गया 110 डिग्री। जैसे अपना 10वां सवाल है कि एक सिक्का एक बार उछाला जाता है, उसमें पट नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है हमने, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र लगाना होगा हमें। सबसे पहले कि एक सिक्का एक बार उछाला, तो यदि हम सिक्का एक बार उछालते हैं, एक बार उछाला, तो इसका परिणाम क्या आएगा। एक बार उछालेंगे या तो चित्त आएगा और या क्या आएगा पट आएगा। हेड या टेल, मतलब कितने परिणाम आएंगे, कुल 2 परिणाम आएंगे। कितने परिणाम होंगे हमारे पास, 2 परिणाम होंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला है पट नहीं आने की प्रायिकता। तो पहले हम निकालेंगे पट आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पट आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणाम और बटा में कुल संभावित परिणाम, बटा में कुल संभावित परिणाम आएगा। तो इस प्रकार से पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पट कितनी बार आएगा, एक बार, तो 1/2। और नहीं क्या पूछा है, तो न आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, आने की कितनी है 1/2, तो आने की प्रायिकता को 1/2 में से घटा देंगे, तो न आने की प्रायिकता आ जाएगी 2 लैसे आ गया, तो 2 - 1 क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो अगर नहीं की पूछी है तो पहले होने की प्रायिकता निकालें ताकि पूरा सवाल सही तरीके से चल जाए। पहले होने की प्रायिकता निकालनी है, उसके बाद नहीं की निकलेगी। ये जो 11वां सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दिया हुआ है। इसमें उन्होंने मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए हैं। पहले y का मान निकालना होगा, फिर a और b रेखाखंड की लंबाई मतलब मध्य दूरी ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। इसमें सबसे पहले मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे हम। तो ये आ जाएगा, जैसे मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 + x2 बटा में 2 और y बराबर होता है y1 + y2 बटा में 2। तो हम देखते हैं कि x का मान, यहाँ x का मान मध्य बिंदु में -7 बटा में 2 है और बराबर ये निकाल, x का मान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें y का मान निकालना है। तो हम y का मान रख लेते हैं। तो y का मान 3 है बराबर y1 5 प्लस y2 y है बटा में 2। अब इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा 5 + y बराबर 3 दूनी 6। तो y का मान आ जाएगा 6 - 5, y का मान आ गया 1। y का मान 1 आ गया, तो इसका मतलब हमें x का मान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें y का मान निकालना था। तो y का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम मध्य दूरी निकालने का सूत्र रखेंगे। तो हमें पता है कि मध्य दूरी बराबर सूत्र होता है रूट में x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो y2 का मान हम निकाल चुके हैं, 1 है। तो अब हम यहाँ मान रखेंगे। तो मान रखते हैं तो हम पाते हैं कि x2 का मान -5 है, सूत्र में माइनस, x1 का मान -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि y2 का मान 1 है, हमने निकाला है अभी 1 है, माइनस y1 का मान क्या है 5 है, तो स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 5 और 2 जुड़ने की बजाय घट जाएंगे, तो -3 की स्क्वायर प्लस यहाँ -4 की स्क्वायर, 1 में से 5 घटा दिया। अब हम देखते हैं 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16, मतलब क्या आ गया 25, और 25 का मूल क्या होता है 5 मात्रक। इस प्रकार से हम मध्य दूरी भी निकाल सकते हैं इस रेखाखंड की। पहले मध्य बिंदु, क्योंकि y का मान ही निकालना था, तो मध्य बिंदु में सिर्फ y वाला सूत्र रख दिया हमने, y का मान आ गया। उसके बाद हम 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई, मध्य दूरी हम निकाल सकते हैं, रेखाखंड की लंबाई।
तो ये हमारा 11वां सवाल बहुत ही अच्छा सवाल था, इम्पोर्टेंट सवाल था। 12वें सवाल में अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल दिया हुआ है। अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल है 462। तो हमें पता है कि इसलिए, क्योंकि ये दिया हुआ है अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3πr² बराबर 462। 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r² बराबर 462। त्रिज्या हमने ज्ञात करनी है, तो हम इसको पक्षांतरण कर देते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा r² बराबर 462 इंटू 7, 3 इंटू 22 बटा में आ जाएगा। 3 इंटू 22 बटा में आ जाएगा। 22 दूना क्या होता है, 44। कितने बच गए यहाँ पे, हमारे पास 2 बच गए, तो 22 से कम 22। अब हम देखते हैं कि r² बराबर 21 इंटू 7 बटा में 3। अब 3 से 21 कट गया, 7 आया, तो r² हट जाएगी, तो रूट में आ जाएगा 7 इंटू 7, मतलब त्रिज्या कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बड़ी आराम से हमने त्रिज्या निकाली है, क्योंकि हमें अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र याद था 3πr²। हमें सूत्र याद था, इसलिए हमने बड़े आराम से इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली है। तो सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी अपनी बुक में एक वीडियो हम अकेले सूत्र की भी डालेंगे। जैसे ये 13वां सवाल दिया हुआ है, 13वें सवाल में माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि बोला हुआ है उन्होंने माध्य निकालने की। तो प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे हम, साधारण विधि लगानी है। तो माध्य अगर वर्गंत, माध्य मतलब x का मान, मध्य मान हमें चाहिए, तो x का मान निकालेंगे सबसे पहले। जैसे आपको ये 17वीं प्रश्नावली करवाई हुई है, तो उसमें आपको बताया कि मध्य मान कैसे निकालते हैं, या मध्य मान किसे कहते हैं, वर्ग चिन्ह या x के मान को। तो मध्य मान निकालते हैं निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा मतलब ये पहली सीमा निम्न है और दूसरी उच्च है, तो निम्न सीमा का मान और उच्च सीमा का मान जोड़ देंगे, मतलब 25 प्लस 35 बटा में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 25 और 35 क्या होते हैं, 60 बटा में 2, तो आंसर क्या आएगा, 30। तो यहाँ आ गया x का मान 30। इसी प्रकार से दूसरी बार दूसरे स्टेप में जाएंगे तो दूसरे वर्ग अंतर दोनों को भी जोड़ देंगे, 35 और 45 बटा में 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 40, क्योंकि योग 80 हो रहा है। यहाँ तीसरी बार भी ऐसे करेंगे तो 50 आ गया, फिर 60 आ गया और फिर 70 आ गया। तो इस प्रकार से हमने x का मान निकाल लिया। अब हमें पता है कि माध्य का सूत्र, साधारण विधि से माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा में सिग्मा f, मतलब f गुणा x सारणी का जोड़। तो इसलिए f गुणा x सारणी बना लेते हैं। 1 0 है तो गुणा करने से पहले 1 0 तो सब में लगा देते हैं। अब 3 तिया 9, 4 7 चौका 28, फिर 5 छक्का 30, 6 को 6 से करेंगे 36, 7 तिया 21। अब आप देखें सूत्र में सिग्मा जोड़ है f गुणा x सारणी, हमारे पास भी f और गुणा x सारणी हमने बना ली है। इसका जोड़ कर देंगे हम, सिग्मा fx, एक तो 0 ही आएगी। उसके बाद आप देखें 9 और 8 17 होते हैं, 17 और फिर 6 हो जाएंगे 23 और 1 24 हो गया हमारे पास। हमारे पास क्या आ गया, ये 24 आ गया। यहाँ हो गया 10, क्योंकि 2 3 3 और 2, तो ये हो जाएगा 10, 5 और 5 10, और यहाँ 24 आया था, 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12। और अभी हम f का योग करेंगे, सिग्मा f। 7 और 3 10 होते हैं, 10 और 16 और 6 22 और 3 25 हो जाएंगे। सिग्मा f कितना आ गया, 25 आ गया। इस प्रकार हम इसको यहाँ लगाएंगे तो ये आ गया 1240 बटा में 25 आ गया। अब हम 1240 बटा में 25 का पहाड़ा पढ़ देंगे, भाग करेंगे तो 25 का पहाड़ा सबसे पहले हम 4 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 240 बच गया हमारे पास, तो 25 का पहाड़ा 9 तक पढ़ देंगे। इस प्रकार 49.6 आएगा। अब हम इसका लास्ट सवाल करते हैं। जैसे 14वां सवाल है, रोड सेफ्टी का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है।
तो उन्होंने लिखा है कि एक पोल है जो 8 मीटर ऊंचा है, एक पोल 8 मीटर ऊंचा है, उसके शिखर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पोल के शिखर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरे की दृष्टि रेखा में, ये कैमरे की दृष्टि रेखा है, कितनी दूरी पर है? 17 मीटर। कितनी दूरी दे रखी है उन्होंने? 17 मीटर दे रखी है। तो कितना एरिया वो देख सकता है? उन्होंने बोला है पोल के चारों ओर कितना एरिया कवर कर सकता है। तो ये घूमेगा, तो देखें आप, ये इतनी दूर तक देख रहा है, उन्होंने बोला है। तो ये घूमेगा तो इस प्रकार से गोल घूमेगा, तो एक वृत्त बनाएगा इस प्रकार से। तो इसका मतलब कितना एरिया, उन्होंने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये होगी त्रिज्या, क्योंकि ये केंद्र हो गया, यहाँ घूम रहा है वृत्त, तो कैमरा घूम रहा है, तो ये त्रिज्या होगी। तो पहले त्रिज्या निकालनी होगी। कैसे निकालें त्रिज्या? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज बन गया तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तब हम पाइथागोरस प्रमेय रख देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 के सामने कर्ण हमारे पास है 17, 17 की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार BC की स्क्वायर। 17 की स्क्वायर 289 माइनस 8 की स्क्वायर 64 बराबर BC की स्क्वायर। अब यहाँ घटा देंगे, 9 में से 4 घटेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। 9 में से 4 घट गए तो हमारे पास क्या आया? 5। और 8 में से 6 गए तो 2 आया हमारे पास। हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ भी 2 आ गया, तो बराबर BC की स्क्वायर। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि रूट हटा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ गया 225 बराबर BC। तो BC का मान आ गया, मतलब त्रिज्या आ गई 15। 15 की स्क्वायर क्या होती है? 225 होती है। तो त्रिज्या क्या आ गई? 15। अब ये वृत्त बना रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर कितनी है? 15 इंटू 15 है, आर 15 है हमारे पास। अब 22 इंटू 15 इंटू 15, इस प्रकार से हम 14वां सवाल कर लेंगे, जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल मतलब इसके चारों ओर, पोल के चारों ओर का जो क्षेत्रफल कैमरा देखेगा वो हम कर लेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 2016 के 1 से 14 सवाल किए हैं। अगली वीडियो में हम बाकी के सवाल करेंगे जितने हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बोर्ड के लगभग सभी पेपर हम 2-2 वीडियो या 3-3 वीडियो में प्रत्येक पेपर प्ले लिस्ट में डाल देंगे। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इनको देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये 10वीं क्लास में जो भी स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।